तो बेटा वेलकम बैक आफ्टर द इंटरप्शन। लेट्स रिज्यूम द लेक्चर। हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेटिव एंथैल्पी के स्टेप्स। ठीक है, ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये उसमें क्या है? क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास? लिपिड पर ऑक्सीडेशन इन वाइवो, मतलब है कि बॉडी के अंदर लिपिड पर ऑक्सीडेशन। तो मेरे ख्याल में वो भी तो थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया। इन द लिविंग सेल्स लिपिड अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस peroxides एंड फ्री रेडिकल सच विच कैन डैमेज द टिश्यूज। ठीक है, तो मतलब है कि उसको लिपिड पर ऑक्सीडेशन कहते हैं। द फ्री रेडिकल्स आर बिलीव्ड टू कॉज इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एजिंग, कैंसर, एथेरोस्क्लेरोसिस भी जो है ना, अगर फ्री फैटी एसिड जो है ना बन जाते हैं तो आप लोग हार्ट के डिजीज भी कज हो सकते हैं उससे। दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द हार्ट डिजीजेस। ठीक है, क्योंकि जब वो डिपोजिशन होती है उसकी, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, स्पेशली नियर टू द हार्ट, तो देट में लीड्स टू हार्ट फेलियर। ठीक है, तो उस हार्ट के डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अच्छा, it is fortunate that the cell possesses antioxidants such as vitamin D। ठीक है, या एक एंजाइम होता है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ठीक है, टू प्रिवेंट एंड वो लिपिड पेरोक्सीडेशन। वैसे लिपिड पेरोक्सीडेशन जो है ना वो कंट्रोल्ड अगर हो तो ये इंपॉर्टेंट भी है सेल के लिए, क्योंकि इससे काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी बनते हैं। लेकिन अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फिर जो है ना ये बहुत ज्यादा डिजीजेस भी काज कर सकते हैं। ये लिपिड पेरोक्सीडेशन के स्टेप्स हैं। किस तरह से होगा आप लोग देख सकते हैं कि जब कभी ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो देखिए अगेन तीन थ्री स्टेप, ये चेन इनिशिएशन, ये प्रोपेगेशन और ये टर्मिनेशन है। इनिशिएशन में क्या होगा, कोई फ्री रेडिकल आकर, ये लिपिड है, ठीक है, ये एल और एच का मतलब है कि ये लिपिड, ये इस पर अटैक करेगा, इसको ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लिपिड का फ्री रेडिकल बन गया है। अब ऑक्सीजन उसके साथ अटैक अटैक करके तो देखे ये पराक्सी फ्री रेडिकल बन गया है। अब ये दूसरे लिपिड पर अटैक करता है तो आप लोग देख ले इसका कोई एसिड बनता है, परऑक्साइड ये बन गया है, परऑक्साइड बनता है और एक और फ्री रेडिकल। इसको इनिशिएशन स्टेप इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप में एक फ्री रेडिकल एक स्टेबल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो एक और स्टेबल मॉलिक्यूल और एक नया फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं यहाँ पर सेम मैकेनिज्म यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, फिर प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, प्रोपेगेशन स्टेप में जो है ना फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये जो है जो यहाँ पर जो जो परऑक्साइड बन गया, ठीक है, तो उसमें जो होमोलिटिक बॉन्डेशन होगी और इससे एक मुख्तलिफ किस्म के प्रेडिकल जो बनेंगे, प्रेडिकल भी बन गया है जो फर्दर डिकम्पोज होकर ये प्रोडक्ट बनाते हैं। आप लोग देख ले कि एपॉक्साइड भी बन गए हैं जो अभी कुछ देर पहले हमने बताया। इस किस्म के लिंकेज को, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई लिंकेज अगर बन गया है चेन में साइक्लिक सा, तो इसको एपॉक्साइड लिंकेज कहते हैं। परऑक्साइड लिंकेज इसको कहेंगे जिसमें दो ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड हो। ठीक है, आप लोग ग्लाइकोल्स आप लोग जानते हैं कि जो अल्कोहल में दो OH हो इस तरह से, ठीक है, तो उसको फिर कहते हैं ग्लाइकोल। 2OH डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, और एल्डिहाइड तो आप लोग को पता है। ठीक है, एल्डिहाइड हमारे पास क्या है, वो कंपाउंड जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं। ये सारे हमारे पास बनते हैं लिपिड पेरोक्सीडेशन में। तो इसका मतलब है कि इस स्टेप में ये सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। एक और प्रेडिकल दूसरे प्रेडिकल के साथ जो है क्या है, कंबाइन होकर डाइमर भी, फैटी एसिड का डाइमर भी बना सकता है। एक और प्रेडिकल ये टर्मिनेशन स्टेप पे, टर्मिनेशन स्टेप में दो दो प्रेडिकल कंबाइन होकर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो लिपिड का डाइमर भी बन सकता है। एक लिपिड का फ्री रेडिकल दूसरे परऑक्साइड से लिंकेज होकर पराक्सी जो है ना डाइमर भी बना सकता है। ठीक है, और ये भी हमारे पास पराक्सी डाइमर और साथ साथ में जो है ऑक्सीजन भी बन गया है। तो ये हमारे पास होल मैकेनिज्म है कि किस तरीके से लिपिड की परऑक्सीडेशन होती है। रिमेंबर परऑक्सीडेशन का इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि लिपिड परऑक्सीडेशन जो है ना, इसके जो डेरिवेटिव्स है अल्डिहाइड्स फॉर एग्जांपल, प्ले ए मेजर रोल इन द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एज दे एक्ट एज इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग इंटरमीडिएट्स इन मॉड्यूलेटिंग सेलुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, वी आर रेगुलेटिंग वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं तो वो बाज औकात जो है ना वो ये सिग्नलिंग इंटरमीडिएट्स भी हैं। ठीक है, तो मतलब है कि बाज औकात बॉडी में एक अच्छा रोल भी प्ले करते हैं। ये और खतरनाक भी है क्योंकि इफ नॉट केप्ट अंडर कंट्रोल, अगर लिपिड पेरोक्सीडेशन जो है ना वो कंट्रोल में नहीं रखा गया, ठीक है, तो ये काफी कंसिक्वेंसेस इसके जो है ना खराब होते हैं। वो कौन से है, वो ये है कि लिपिड मेम्ब्रेन
इंक्लूड जो है ना द लॉज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो तो खत्म हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो अगर वो खत्म हो जाएंगे तो डिक्रीज इन द लिपिड फ्लूइडिटी ये कर सकता है। अगर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी एक्सेप्ट इफेक्ट हो गई तो आप लोगों को पता है कि सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना वो भी इफेक्ट हो सकता है। अल्टर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी भी इफेक्ट हो जाएगी। इफेक्ट ऑन द मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंजाइम्स वो भी इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अल्टर्ड आयन ट्रांसपोर्ट वो भी जो है ना वो इफेक्ट हो जाएंगे। रिलीज ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम सम सबसेलुलर कंपार्टमेंट्स, मतलब है कि बहुत ज्यादा जो है ना डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना क्या है डेथ भी काज हो सकती है। इसी वजह से इस प्रोसेस को कंट्रोल रखने के लिए बॉडी में क्या है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है, जिस तरह से विटामिन ई है, ठीक है। और भी है बट द मोस्ट नोटेबल इज विटामिन ई, जो कि लिपिड पेरोक्सीडेशन को चेक में रखता है, कंट्रोल में रखता है, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फिर जो है क्या है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो आ जाते हैं। तो दैट इज समथिंग अबाउट द लिपिड पेरोक्सीडेशन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम किसी फैट्स या ऑयल की प्योरिटी को किस तरह से चेक करेंगे। उसके लिए डिफरेंट स्केल्स या डिफरेंट मेथड्स हैं। उसमें पहला हमारे पास है आयोडीन नंबर, ठीक है। आयोडीन नंबर इज अ मेथड which is used to check the purity। किस तरह से करेंगे? It is the number of grams of iodine absorbed by 100 ग्राम of fats or oil। समझ आ गई है ना कि हमारे पास कोई 100 ग्राम हम ऑयल ले लें और उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि 100 ग्राम ऑफ ऑयल या फैट कितने ग्राम जो है ना आयोडीन वो एब्जॉर्ब करता है। उसको क्या कहते हैं? उसको आयोडीन नंबर कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अब एब्जॉर्प्शन किधर होगी पता है? एब्जॉर्प्शन इधर होगी जहां पर अनसैचुरेशन होगी, ठीक है। तो यहां पर आयोडीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक आई इधर ऐड हो जाएगा, आई, ठीक है, और दूसरा आई इधर ऐड हो जाएगा, तो आयोडीन। अब इसका मतलब ये है कि आयोडीन कौन सी पोजीशन पर ऐड होगा? एट द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब ये है कि ये आयोडीन नंबर हम अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। देखिए, द आयोडीन नंबर इज यूजफुल टू नो द रिलेटिव अनसैचुरेशन ऑफ फैट्स एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिस फैट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितने ज्यादा होंगे उसका उसका आयोडीन नंबर उतना ज्यादा होगा। अगर अगर हमारे पास उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है तो फिर वो आयोडीन एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस इज ऑल डायरेक्टली यूज्ड टू द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। thus the lower the iodine number lesser the degree of unsaturation। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी फैट का आयोडीन नंबर कम है तो इसका मतलब ये है कि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तादाद कम है। अगर उसका आयोडीन नंबर ज्यादा है इसका मतलब है कि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तादाद ज्यादा है। आप लोग देख सकते हैं ये डिफरेंट के लिए इस टेबल को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। कोकोनट ऑयल के लिए 7 to 10, इसका मतलब है कि इसमें मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड आर सैचुरेटेड, बहुत कम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। बटर आप लोग 25 to 28, इसके मुकाबले में ज्यादा है। पाम ऑयल और भी ज्यादा है, ऑलिव ऑयल और भी ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंसीड ऑयल जो है ना उसमें काफी ज्यादा जो आयोडीन नंबर है, सबसे मोस्ट, जिसका मतलब है कि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तादाद सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन नंबर will help to know the degree of adulteration of a given oil, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जो है ना ये मालूम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने सपोज करें हमने बाजार से जो है ना वो सनफ्लावर ऑयल लेना है, ठीक है, और वहां पर सनफ्लावर ऑयल की जगह उन बंदों ने जो है उसमें कोई कोई मिलावट की है या कोई और ऑयल हमें दे दिया है, ठीक है। तो उसको लाकर अगर उसका आयोडीन नंबर हम मालूम करें, अगर ये 125 से 135 तक है जिसका मतलब है कि ये हमारे पास प्योर है। लेकिन अगर उसमें यहां तक उन्होंने कोई ऑयल मिलाया हो तो ऑटोमेटिकली जो है ना उसकी डिटोरिएशन जो है एडल्ट्रेशन की गई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें फौरन ये पता चल जाएगा कि ये तो उस क्वालिटी वाला नहीं है, ये क्वालिटी। एडल्ट्रेशन हम किसको कहते हैं कि अगर हम अच्छी क्वालिटी में कोई चीज जो है ना वो मिलावट वगैरह करे उस क्वालिटी को डिक्रीज करे, तो हम ये डिक्रीज इन द क्वालिटी को मालूम कर सकते हैं बाय कीपिंग इन माइंड द आयोडीन नंबर। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर सैपोनिफिकेशन नंबर भी हमारे पास एक क्राइटेरिया है जो है ना ये कवर है जिससे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे क्या चेक होगा? एक बात ध्यान में रखें कि इसका ये जो है आयोडीन नंबर, तो ये किस मकसद के लिए यूज करते हैं? टू चेक द अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन कितना है ये हमें, ठीक है। दूसरा, अगर हमने ये मालूम करना हो कि जो फैटी एसिड मौजूद है तो वो ज्यादा लेंथ वाले फैटी एसिड है या कम लेंथ वाले है, तो ये मालूम करने के लिए हम उसका सैपोनिफिकेशन नंबर मालूम करते हैं, ठीक है। सैपोनिफिकेशन क्या होता है आप लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी कि क्या होता है। सैपोनिफिकेशन में सोप बनता है, किसी अलकड़ी के साथ जो है ना उसको रेक करके सोप बनाते हैं, ठीक है। अच्छा,
द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू हाइड्रोलाइज या सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल। हम 1 ग्राम ऑयल या फैट जना लेते हैं और उसको रिएक्ट करते हैं KOH के साथ, ठीक है, और देखते हैं कि 1 ग्राम फैट जो है ये कितने मिलीग्राम KOH एब्जॉर्ब करके क्या बनेगा। इधर ये फॉर एग्जांपल KOH अगर यूज किया है तो ये बन जाएगा, समझ आ गई है। 1 ग्राम फैट या ऑयल जितने मिलीग्राम आप KOH एब्जॉर्ब करके सपोनिफिकेशन करता है उसको हम कहते हैं कि ये इसका सपोनिफिकेशन नंबर है। सपोनिफिकेशन नंबर इज ए मेजर अपॉन द एवरेज मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द फैटी एसिड, ठीक है। रिमेंबर द हायर द वैल्यू अपो, देखे इधर, अगर इसमें फैटी एसिड की तादाद कम हो, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, ये फिर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा इसको, ठीक है। अगर इसमें फैटी एसिड की तादाद कम हो, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम में अगर छोटे छोटे फैटी एसिड हो तो फिर ज्यादा मौजूद होंगे, तो फिर उसको ज्यादा मॉलिक्यूल, लेट सपोज करें 1 ग्राम में अगर फैटी एसिड मौजूद है छोटे छोटे, फॉर एग्जांपल वो 5 है, 1 2 3 4 5, तो 1 ग्राम में अगर हम 5 लगाएंगे मौजूद होंगे तो उनकी तादाद फिर कम होगी ना, मतलब है कि उनका लेंथ फिर कम होगा। अगर 1 ग्राम में हम कहते हैं कि 2 फैटी एसिड है तो जाहिर बात है कि फिर उसका लेंथ ज्यादा होगा। अब ये क्या, अगर इसकी हम सपोनिफिकेशन करेंगे, ये भी ग्राम है, 1 ग्राम है, और इसकी सपोनिफिकेशन करेंगे, ये भी 1 ग्राम है, तो इसको सपोनिफाई करने के लिए चूंकि 5 फैटी एसिड है तो 5 KOH के मॉलिक्यूल चाहिए। यहां पर चूंकि लेंथी फैटी एसिड है, ये भी 1 ग्राम ही है, लेकिन फैटी एसिड का लेंथ ज्यादा है तो कम तादाद में मौजूद है, तो फिर कम मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका सपोनिफिकेशन नंबर ज्यादा हो जाएगा, इसका सपोनिफिकेशन नंबर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सपोनिफिकेशन नंबर से हमें क्या पता चलता है, लेंथ का। अगर हमारे पास वैल्यू सपोनिफिकेशन की ज्यादा है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड मौजूद है, ठीक है। और अगर सपोनिफिकेशन वैल्यूज कम है तो इसका मतलब है कि फिर वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड मौजूद है, ठीक है। होपफुली कि इस पॉइंट को आप लोग समझ गए हैं। द सपोनिफिकेशन नंबर ऑफ फ्यू ऑयल्स आर गिवन बिलो। ह्यूमन फैट्स के लिए 195 to 200 होता है, बटर के लिए ये होता है। इसका मतलब है कि ह्यूमन फैट्स में फैटी एसिड जो है ना वो थोड़े से शॉर्टर चेन वाले होते हैं एज कंपेयर टू द बटर, ठीक है। अब आप लोग कोकोनट ऑयल में देख लें तो उसका ये और भी जो है ना वो ज्यादा हो गया है, इसका मतलब है कि ये और भी शॉर्ट चेन वाले हैं, ये ज्यादा लेंथी है। ह्यूमन फैट्स में फैटी एसिड जो है ना वो ज्यादा लेंथ वाले होते हैं एज कंपेयर टू द बटर। बटर में उसके मुकाबले में थोड़े से शॉर्ट वाले होते हैं, और कोकोनट ऑयल में उससे भी शॉर्ट वाले होते हैं। इस वजह से उसका जो है ना ये आयोडीन नंबर, सपोनिफिकेशन नंबर कोकोनट ऑयल जिसका सपोनिफिकेशन नंबर ज्यादा हो उसमें शॉर्ट चेन लेंथ वाले फैटी एसिड मौजूद होते हैं। ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया कुछ देर पहले, होपफुली कि आप लोग समझ गए हैं। ये तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये था फिर फॉस्फोलिपिड्स जो है ना है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड लिपिड्स कंटेनिंग फास्फोरिक एसिड, ये आप लोग को पता है। इन एडिशन टू द फैटी एसिड, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस अल्कोहल के अलावा फास्फोरिक एसिड भी मौजूद होता है, ठीक है। दीज आर 2 क्लासेस, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्पेंगोफॉस्फोलिपिड। तो आप लोग को पता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के पोर्शन पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास अल्कोहल का पोर्शन ग्लिसरॉल हो तो उसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कहते हैं, ग्लिसरॉल का कंपोनेंट है। और अगर वो स्पेंगोफॉस्फोलिपिड है तो फिर जो अल्कोहल का पोर्शन होगा वो स्पेंगोसिन होगा। तो ये 2 क्लासेस हमारे पास अल्कोहल के नेचर के बेस पे 2 क्लासेस हैं, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो दिखाए गए हैं सामने आप लोगों के, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने लिपिड में एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोग को याद हो मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको 2 फैटी एसिड जो है ना फास्फोरस मौजूद उसको फास्फेटिडेट कहते हैं, ठीक है। अगर एक हमारे पास फास्फेट हो तो ये तो फास्फेटिडेट हो गया, ठीक है। अगर ये फास्फोरस है तो ये फास्फोटेडिक एसिड हो जाएगा, ये फास्फेट ग्रुप के लिए, ठीक है। आप लोग देख लें ये इस कंपाउंड का नाम है लेसिथिन। तो लेसिथिन में ये क्या है, लेसिथिन में एक जो है फास्फेटिडाइल ग्रुप मौजूद है, ये वाला फास्फेटिडाइल है, ठीक है, और ये फास्फो और ये कोलिन ग्रुप है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको फास्फेटिडाइल कोलिन इसको कहते हैं, ठीक है। फास्फेटिडाइल कोलिन का मतलब क्या है, ये फास्फेटिडाइल ग्रुप है और ये इसके साथ कोलिन अटैच हो गया है, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर आप लोग देख सकते हैं सेपालिन। तो सेपालिन में ये जो है क्या है, ये फास्फेटिडाइल ग्रुप हो गया है, ठीक है, फास्फेटिडाइल, और ये इथेनॉल अमीन है। तो इसका अपना नेम सेपालिन है, लेकिन जब फास्फेटिडाइल ग्रुप के साथ इथेनॉल अमीन अपेयर हो जाए, अटैच हो जाए, उसको फिर सेपालिन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये फास्फेटिडिक एसिड है, रिमेंबर फास्फेटिडिक एसिड में क्या होता है, अब ये जो ग्लिसरॉल है तो उसके साथ 2 फैटी एसिड,
ठीक है। और थर्ड जो है ना फैटी एसिड की जगह फास्फेट ग्रुप होता है, उसको फास्फेटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। फास्फेटेडेट जिसको कहते हैं एक्चुअली, फास्फेटेडिक एसिड, फास्फेटेडिक एसिड यहाँ पर फिर OH होंगे, ठीक है। और फास्फेटेडेट क्या होगा, ये जिस तरह से ये सामने जो लिखा गया है ये फास्फेटेडेट है एक्चुअली। फास्फेटेडिक एसिड में क्या होगा, वो एसिड होगा, ये BH और ये BH, तो ये फास्फेटेडिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं है उसको इसको फिर फास्फेटेडेट कहते हैं, तो ये फास्फेटेडेट है, ठीक है। इट इज द बेसिक कंपोनेंट, इससे बहुत ज्यादा जो है ना वो फास्फोलिपिड डिराइव होते हैं। अब इस फास्फेटेड जो फास्फेटेडेट है इसके साथ अगर आप लोग कोलिन अटैच करें, जिसको क्या कहेंगे, क्योंकि ये फास्फेटेडेट था तो ये फास्फेटेडाइल कोलिन हो जाएगा, ठीक है। और फास्फेटेडाइल कोलिन का अपना नेम लेसेथिन है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास वही फास्फेटेडेट हो गया, ठीक है। तो फास्फेटेडेट के साथ अगर फास्फेट ग्रुप के साथ इथेनॉल अमीन अटैच हो गया तो उसको फिर फास्फेटेडाइल इथेनॉल अमीन कहते हैं, और इसका अपना नेम सेपलिन होता है। तो बेटा आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है। फॉर एग्जांपल लेसेथिन में क्या मौजूद होता है, तो कोलिन, फास्फेटेडेट के साथ कोलिन अटैच होता है। सेपलिन में क्या अटैच होता है, फास्फेटेडेट के साथ ये इथेनॉल अमीन होता है, ठीक है। ये फास्फेटेडाइल आइनोसिटोल है, ये आप लोग देख ले, ये वही फास्फेटेडेट है और ये आइनोसिटोल अटैच हो गया है, तो इसका नाम जो है ना फास्फेटेडाइल आइनोसिटोल इसको कहते हैं, ठीक है। ये और जो है ना वो एग्जांपल्स हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये फास्फेटेडाइल सीरीन है, अगर हम फास्फेटेडेट के साथ सीरीन अटैच करें, ठीक है, सीरीन अमाइनो एसिड, तो फिर हमारे पास उसको फास्फेटेडाइल सीरीन कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लें, ये जो है ये भी फास्फेटेडिक एसिड है, लेकिन यहाँ पर कोई अनसेचुरेटेड जो है ना वो हाइड्रोकार्बन अटैच हो गया है, तो एक फैटी एसिड की जगह जो है ना ये ईथर लिंकेज है, ईथर, रिमेंबर ये एस्टर लिंकेज है और ये ईथर है, आप लोग ईथर लिंकेज इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इसको प्लाज्मेरोजन कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मेरोजन में क्या होता है, पोजीशन 1 पे अनसैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप होता है, अल्कीन ग्रुप, ईथर लिंकेज के थ्रू। पोजीशन 2 पे इस बिल्कुल सेम टू सेम जो है ना वो फैटी एसिड जो है ना एस्टरीफाई हो गया है। पोजीशन 3 पे फास्फेट और इसके साथ फिर क्या है, इथेनोलामीन है, ठीक है। तो इसको फिर कहते हैं प्लाज्मेरोजन, ठीक है। अच्छा ये जो है कार्डियोलिपेन है। कार्डियोलिपेन क्या होता है, इसमें ये थोड़ा सा लंबा सा शेप है, ठीक है, मॉलिक्यूल है। इसमें आप लोग देख लें, ये भी आसान है, ये एक इसमें फास्फेटेडेट मौजूद है, ये एक फास्फेटेडेट है, ठीक है। और आप लोग देख लें, ये यहां से अगर आप लोग देख लें तो ये दूसरा फास्फेटेडेट है, ठीक है। तो दो फास्फेटेडेट जो है ना वो थर्ड ये ग्लिसरॉल के थ्रू अटैच हो गए हैं, लेकिन दरमियान में ग्लिसरॉल अनसब्स्टिट्यूटेड है, और यहां से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है फास्फेट के थ्रू अटैच हो गए हैं। तो मैं इस तरह से कहता हूं कि ये भी फास्फेटेडेट ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लार्जर मॉलिक्यूल है, इसको फिर कार्डियोलिपेन कहते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हमारे पास एक जो है ना फास्फेटेडेट हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से ये जो है ना जो ग्लिसरॉल था, तो ये एक फैटी एसिड दूसरा, और ये तीसरे पे OH, तो फास्फेट ग्रुप है, तो ये दूसरा फास्फेटेडेट हो गया। तो दो हमारे पास इसमें फास्फेटेडेट हो गए, और दरमियान में क्या है, दरमियान में ये ग्लिसरॉल है, ठीक है। तो एक उसका जो टॉप OH है, ये एक जो है ना फास्फेटेडेट ग्रुप उस वहां पर अटैच हो गया है, ठीक है। और दूसरा जो है ना बी फास्फेटेडेट जो है ना उस दूसरे के साथ नीचे वाले के साथ, और दरमियान वाला जो है ना वो OH वो अनसब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो इसका नाम फिर जो है ना कार्डियोलिपेन है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें क्या, ये स्पेंगोमाइलिन्स हैं। तो स्पेंगोमाइलिन में क्या होता है, ये जो है कोलिन है, ठीक है। फास्फेट जिस तरह से जो थर्ड कार्बन एटम है ग्लिसरॉल का, दिस वन देखिए ये ग्लिसरॉल है, ठीक है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसके ऊपर वाला OH जो है ना वो इंटेक्ट है, ठीक है। ये ग्लिसरॉल नहीं है, सॉरी, इट्स नॉट ए ग्लिसरॉल, रिमेंबर ये जो है ना हमारे पास ये वाला है स्पेंगोसिन, फिर फास्फेट, इसमें ग्लिसरॉल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेंगोलिपिड है। तो स्पेंगोलिपिड में ये जो है ना स्पेंगोसिन और फिर फास्फेट, और फास्फेट के थ्रू जो है ना कोलिन जो है ना वो अटैच हो गया, ठीक है। तो इसको फिर स्पेंगोमाइलिन, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले जितने भी हमने डिस्कस किए तो ये फास्फोग्लिसरोलिपिड्स थे, और ये फास्फोस्पेंगोलिपिड है। इसमें ग्लिसरॉल की जगह ये स्पेंगोसिन का कंपोनेंट है, ठीक है, फिर फास्फेट और फिर जो है ना कोलिन का रेजिड्यू अटैच है, ठीक है। तो इसको फिर स्पेंगोमाइलिन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल में यहाँ पे लेक्चर को खत्म कर देते हैं, ठीक है। या कंटिन्यू करें।
खत्म कर दें सर, बहुत है जी। अच्छा चलो ये देख ले, ये तो ग्लेसरो पासपोलिपिड्स ये वाला तो बस आप लोग को पता चल गया है, ठीक है जहां तक, ठीक है। तो एक दो स्लाइड्स पढ़ते हैं, मतलब कि जो पिछले लेक्चर के साथ इस लेक्चर के साथ रिलेटेड है, तो बस उसको बस पर खत्म करते हैं, ठीक है। मेजर जो है ना बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पोजीशन नंबर 3 पे पासपेट ग्रुप होता है, पोजीशन 1 और 2 पे पेटी एसिड होते हैं, ठीक है। पोजीशन 1 पे यूजुअली सैचुरेटेड और पोजीशन 2 पे अनसैचुरेटेड पेटी एसिड होता है। पासपेटेडेट हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा। पासपेटेडेट जो है ना क्या किसको कहते हैं कि पोजीशन 1 पे भी फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड होगा, ठीक है। पोजीशन 2 पे भी जो है ना वो फैटी एसिड होगा, पोजीशन 3 पे क्या है वो कोई पासपेट ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसको पासपेटेडेट कहते हैं, ये पासपेटेडेट है आप लोग को। यहाँ पासपेटेडिक एसिड ओच ओच होंगे फिर, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना ये हमारे पास इंटरमीडिएट है ट्राइग्लिसरॉल। अच्छा ये लेसेथन और सेपलिन ये तो ऑलरेडी मतलब एक, चलो इसको जो है ना वो दूसरे क्लास में, ग्लिसरोपासफोलिपिड्स इसके ये चीजें जो है ना वो दूसरे क्लास में पढ़ती, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। हियर ये ग्लिसरोपासफोलिपिड्स, इसको फिर कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है बेटा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।